से ज्यादा के बच्चों को और बुजुर्ग लोगों को। बुजुर्ग लोग यानी नाना नानी दादा दादी। तुम्हें तो बहुत कुछ पता है, मुझे बहुत अच्छा लगा। अब मैं तुमसे ये पूछना चाहती हूँ कि जैसे कभी कभी किसी बहुत जरूरी काम के चलते हमें बाहर जाना पड़ता है, तो अगर हम कभी बाहर जाएं तो हमें क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? ये तो बहुत आसान है। हमें ग्लव्स पहन के जाना चाहिए, मास्क लगाना चाहिए और एक सैनिटाइजर की बोतल रखनी चाहिए और उसको समय समय पे इस्तेमाल करना चाहिए। अच्छा, तो अगर हमें मान लो कोरोना के लक्षण आना शुरू हो जाएं, तो हमें क्या करना चाहिए? ये भी आसान है, तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। जैसे कि अभी तुम जानती हो कि हम सभी अभी घर ही पर हैं, तो हमें अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए, अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए क्या क्या चीजें करनी चाहिए? योगा करना चाहिए, एक्सरसाइजेस करनी चाहिए और हेल्दी फूड खाना चाहिए। हेल्दी फूड जैसे फल, सब्जियां, अखरोट, बादाम, ऐसी चीजें। वेरी गुड। आई मीन तुम्हें तो सभी कुछ पता है और ये जानकारी हमने आपको भी दी है। तो घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और सारी सावधानियां लेते रहें। ये कोरोना हम पर दो तरह के हमले करता है, पहला शारीरिक और दूसरा मानसिक। मानसिक हमला हमें संदेह पैदा करता है, मन में कहीं एक शक पैदा करता है, यहां तक कि हम उस इंसान से भी डरने लगते हैं जो अस्पताल से ठीक होकर घर आया है। वो इंसान जिसे डॉक्टरों ने ताली बजा करके घर भेजा है। देखा होगा आपने टीवी पर कि अस्पताल से ठीक होकर वापस आने पर घर और समाज के लोग उन पर फूलों की वर्षा करते हैं। शारीरिक लड़ाई के लिए तो दुनिया भर के जानकार कोशिश कर रहे हैं, और मानसिक लड़ाई हमें ही जीतनी पड़ेगी। यदि हम हार गए तो कोरोना जीत जाएगा, और ये हम कभी होने नहीं देंगे। अपनों को अपनाएंगे। नमस्कार किसान भाइयों बहनों, स्वागत है आप सभी का कृषि दर्शन के आज के इस अंक में। और आप सभी को गोवर्धन पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। गोवर्धन पूजा यानी अन्नकूट, और अन्नकूट पे कान्हा जी को 56 भोग खिलाने की तैयारियां तो आप सभी ने कर ली होगी। और 56 भोग बनाना उन लोगों के लिए और भी ज्यादा आसान हो गया होगा जिनके घर के आसपास पोषण वाटिका लगी होगी, और पोषण वाटिका से उन्होंने ताजे फलों और सब्जियों को आसानी से प्राप्त कर लिया होगा। पर आखिर ये पोषण वाटिका है क्या, यही बताएंगी आपको हमारी आज की एक्सपर्ट। ये तो हम सभी को पता है कि बाजारों में बिकने वाले चमकदार फल और सब्जियों को रासायनिक उर्वरक के प्रयोग से उगाया जाता है, पकाया जाता है और तब उन्हें लाकर बाजारों में बेचा जाता है। पर जब इन रासायनिक दवाओं का अंश हमारे फलों और सब्जियों में रह जाता है, तब इनका सेवन करने वालों की रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है वो काफी ज्यादा कम हो जाती है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए इस साल पोषण वाटिका लगाने पर काफी ज्यादा जोर दिया जा रहा है। और इस साल पोषण वाटिका को लगाने का जो मुख्य उद्देश्य है वो कुपोषण के दंश को ही खत्म करना नहीं, बल्कि कोरोना की जंग से भी लड़ना है। और इसीलिए ये तमाम जानकारियां आप तक पहुंचाएंगी हमारी आज की एक्सपर्ट कि आखिर ये पोषण वाटिका क्या है, इसके क्या क्या लाभ है और ये किस प्रकार से कोरोना की जंग लड़ने में सहायक है। और हमारी आज की एक्सपर्ट हैं उन्नाव के कृषि विज्ञान केंद्र से डॉक्टर अर्चना सिंह जी। तो अर्चना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अर्चना जी, हम चाहेंगे कि आप हमारे सभी दर्शकों को ये बताएं कि आखिर ये पोषण वाटिका क्या है और इस कोरोना काल में इसकी कितनी ज्यादा जरूरत है। घर के आंगन में अथवा
घर के बाहर आसपास उपलब्ध खाली जगह में यह वाटिका बनाई जाती है, जिसमें छोटी छोटी क्यारियां बनाकर परिवार के सदस्यों की अभिरुचियों एवं पोषण आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए जैविक खादों का इस्तेमाल करके रासायन रहित फल एवं सब्जियों का उत्पादन किया जाता है। जहाँ तक बात रही कोरोना काल में पोषण वाटिका की जरूरत की, तो हम सभी जानते हैं कि कोरोना को हराने के लिए हमें अपने शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना है और इसमें पोषण वाटिका का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि इस वाटिका से हमें शुद्ध, ताजी एवं पौष्टिक रासायन रहित सब्जियां एवं फल प्रतिदिन प्राप्त होते हैं। दैनिक आहार में ये फल एवं सब्जियां ही विटामिन और खनिज तत्व का प्रमुख स्रोत हैं, जिनका सीधा संबंध हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता से है। पोषण वाटिका से हमें दिन प्रतिदिन फल एवं सब्जियों खरीदने में जो खर्च आता है उसकी भी बचत होती है। हमारे आसपास का वातावरण स्वच्छ एवं सुंदर होता है और ये वाटिका हमारे घर के आसपास होती है, अतः परिवार के सदस्य इसमें स्वयं काम करते हैं, जिससे वो स्वस्थ भी रहते हैं, साथ ही साथ आपसी प्रेम भाव का भी विकास होता है। जी अर्चना जी, तो अभी आपने पोषण वाटिका के बारे में बताया, इसके लाभ भी गिनवाए। साथ ही साथ हम ये भी चाहेंगे कि आप ये भी सभी को बताएं कि जो पोषण वाटिका है वो कुपोषण के निवारण में किस प्रकार से सहायक है, क्योंकि पोषण वाटिका को लगाने का हमेशा से ही जो मुख्य उद्देश्य रहा है वो है कुपोषण के दंश को जड़ से खत्म करना। रक्त अल्पता यानी एनीमिया हमारे देश में एक व्यापक समस्या है तथा मातृत्व मृत्यु यानी गर्भावस्था के दौरान महिलाओं की मृत्यु का प्राथमिक कारण है। यदि मां एनीमिक है तो जन्म लेने वाले बच्चे के स्वास्थ्य पर भी इसका बुरा प्रभाव पड़ता है और यह स्कूल जाने वाले बच्चों के मानसिक स्तर को भी प्रभावित करती है। यद्यपि एनीमिया के नियंत्रण हेतु भारत सरकार द्वारा अनेकों कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जैसे आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से गर्भवती महिलाओं, धात्री माताओं एवं बच्चों को पोषक आहार दिया जा रहा है। मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के माध्यम से स्कूल जाने वाले बच्चों को भोजन दिया जा रहा है। इसके अतिरिक्त आयरन एवं फोलिक एसिड की गोलियां मुफ्त में वितरित की जा रही हैं, किंतु इस समस्या के निदान हेतु हमें थोड़ा सा जागरूक होना होगा और अपने भोजन की थाली को पोषक थाली में परिवर्तित करना होगा, अर्थात अपने दैनिक आहार में दाल, चावल, रोटी के साथ साथ हरी ताजी सब्जियों को, मौसमी फलों को एवं अंकुरित अनाजों को भी शामिल करना होगा। कुपोषण निवारण में पोषण वाटिका के महत्व को देखते हुए भारत सरकार के द्वारा कृषि विज्ञान केंद्र, बाल विकास परियोजना, इफ्को फाउंडेशन एवं विकास खंड के सामूहिक सहयोग से गांवों में न्यूट्री स्मार्ट विलेज की स्थापना की जा रही है। जी अर्चना जी, तो पोषण वाटिका से संबंधित तमाम जानकारियां आप हमारे सभी दर्शकों को दे ही रही हैं और हम ये भी जानना चाहेंगे कि आखिर पोषण वाटिका लगाते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। पोषण वाटिका लगाते समय पोषण वाटिका का स्थान, इसका आकार एवं बनावट तथा फसल चक्र की योजना, अर्थात हम साल भर अपनी गृह वाटिका की क्यारियों में कौन कौन सी फसलों को लगाएंगे, इसकी पूर्व में योजना बनाना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिन पर हमें ध्यान देने की आवश्यकता हो। वैसे तो खरीफ, रबी, जायद ये हमारे फसल चक्र हैं, किंतु गृह वाटिका साल भर चलने वाला कार्यक्रम है, इसलिए इसकी शुरुआत जब हमारे पास उचित स्थान एवं समय है हम कर सकते हैं। फिर भी शुरुआत करने के लिए अक्टूबर से नवंबर के बीच का माह बहुत ही उचित होता है, क्योंकि इस समय का वातावरण हमारी गृह वाटिका के लिए अनुकूल होता है। इस समय बहुत सारी सब्जियां उगाई जाती हैं, जिसे हम कम सिंचाई और मेहनत में आसानी से तैयार कर सकते हैं। जी अर्चना जी, तो आपने स्थान के चयन संबंधी तमाम बातें तो बताई ही, साथ ही ये भी जानना चाहेंगे कि आदर्श पोषण वाटिका की बनावट और आकार कैसा होना चाहिए। जहाँ तक पोषण वाटिका के आकार एवं बनावट की बात है, तो यह जमीन की उपलब्धता, परिवार के सदस्यों की संख्या एवं समय की उपलब्धता पर निर्भर करती है। यदि हम लगातार फसल चक्र, सघन खेती एवं अंतः फसल खेती को अपनाते हैं तो औसतन यदि परिवार में 3 सदस्य हैं तो 50 से 100 वर्ग मीटर, 3 से 5 सदस्य हैं तो 100 से 150 वर्ग मीटर और यदि 5 से 7 सदस्य हैं तो 150 से 200 वर्ग मीटर का एरिया पर्याप्त होता है। अच्छा डॉक्टर अर्चना, पोषण वाटिका में फसलों की उचित व्यवस्था की योजना किस प्रकार बनाई जाए जिससे कि पूरे साल फल और सब्जियां मिलती रहें। पोषण वाटिका से हमें साल भर निरंतर फल एवं सब्जियां प्राप्त हो, इसके लिए आवश्यक है कि हम अपने पोषण वाटिका का फसल चक्र की योजना पहले ही तैयार कर लें, अर्थात क्यारियों में क्रमशः कौन कौन सी फसलों को हम लगाएंगे। उदाहरण के तौर पे
क्यारी नंबर 1 पे पत्ता गोभी, ग्वार की फली, फ्रेंच बीन। क्यारी नंबर 2 पे मटर, भिंडी, टिंडा इत्यादि। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि गृह वाटिका की मेड़ों का इस्तेमाल हम कंदमूल वाली फसलों को बोने के लिए कर सकते हैं, जैसे मूली, शलजम, चुकंदर इत्यादि। जो हमारी बेल वाली फसलें हैं उनको लगाने के लिए गृह वाटिका के किनारे का स्थान चुनना चाहिए और बाड़ में इन्हें लगाना चाहिए। गृह वाटिका में फल का होना भी नितांत आवश्यक है और पपीता, करौंदा, नींबू, केला, अमरूद इत्यादि की सघन खेती करनी चाहिए, किंतु इनको लगाते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि इन्हें ऐसे स्थान पर लगाएं कि इसकी छाया हमारी क्यारी पर नहीं आए, अर्थात अपनी पोषण वाटिका के उत्तर दिशा में हमें इन पौधों को लगाना चाहिए। मैम, पोषण वाटिका को रोगों और कीटों से बचाने के लिए किस तरह से खास इंतजाम करने चाहिए? फल एवं सब्जियों की कुछ ऐसी प्रजातियां विकसित हो गई हैं जो रोग प्रतिरोधी हैं तथा अधिक उत्पादन देती हैं। पोषण वाटिका में हमें ऐसी प्रजातियों को प्राथमिकता देनी चाहिए। ये ध्यान रखना चाहिए कि पोषण वाटिका में हम चाहे बीज बो रहे हैं या पौधे लगा रहे हैं, उन्हें पहले जैविक कीटनाशक दवाओं से उपचारित अवश्य करें। यदि हमारी क्यारियों में, गृह वाटिका में, पोषण वाटिका में कीट व्याधि का प्रकोप होता है तो उस अवस्था में नीम का तेल या नीम की पत्ती या बिनौलों को खौलाकर उसका पानी, इस तरह के घरेलू उपचारों को हम अपना सकते हैं अथवा बाजार में उपलब्ध जैविक कीटनाशक दवाओं का इस्तेमाल करें। ध्यान रखें, पोषण वाटिका में रसायनों का इस्तेमाल न किया जाए क्योंकि यह हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद नहीं होते हैं। तो कृषि दर्शन के आज के अंक में हमने ये जाना कि पोषण वाटिका लगाकर इस कोरोना काल में हम किस तरह से ताजे फल और सब्जियों का आनंद ले सकते हैं और अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। आशा करते हैं कि आज के कृषि दर्शन के अंक में दी जाने वाली तमाम जानकारियां आपको बेहद पसंद आई होंगी। समस्त किसान भाइयों एवं बहनों को मेरा नमस्कार। फसल की कटाई के बाद फसल का एक बहुत बड़ा भाग फसल अवशेष के रूप में रह जाता है, जिसका सही प्रकार से प्रबंधन अति आवश्यक है। कई बार अगली फसल के लिए समय पर खेत तैयार करने हेतु किसान इस फसल अवशेष को खेत में ही आग लगा देते हैं, जिसके कारण जो हमारी भूमि की उर्वरा शक्ति क्षीण हो जाती है और साथ ही साथ वातावरण बहुत प्रदूषित हो जाता है। इसकी ये मनुष्य, पशु पक्षियों तथा वनस्पतियों के लिए भी अति हानिकारक होता है। आग लगाने से जो विषैली गैसें उत्पन्न होती हैं, ये वातावरण की निचली सतह पर ठहर जाती हैं और हवा के साथ बहुत दूर दूर तक फैल जाती हैं, जिससे ग्रीन हाउस गैस उत्पन्न होती हैं जो पर्यावरण के लिए बहुत ही हानिकारक होती हैं। सरकार ने इस समस्या को देखते हुए खेत में आग लगाए जाने पर 2500 से लेकर 15,000 तक का जुर्माना तथा केस दर्ज करने का प्रावधान किया है। यदि हम इस फसल अवशेष का सही प्रकार से प्रबंधन करते हैं तो हम विभिन्न प्रकार के लाभ प्राप्त करने के साथ साथ अपने वातावरण को प्रदूषित होने से भी बचा पाते हैं। फसल अवशेष प्रबंधन का सबसे पहला और जो सबसे महत्वपूर्ण तरीका है वो है जो फसल अवशेष होते हैं उनको खेत में ही सड़ाकर मिट्टी में मिला देने का तरीका। ऐसा करने से मिट्टी की भौतिक दशा, इस मिट्टी की उर्वरा क्षमता तथा मिट्टी में विभिन्न पोषक तत्वों की जो कमी होती है, जो जीवांश की कमी होती है, वो पूरी होती है। डिकम्पोजिशन की जो प्रक्रिया होती है, इसको तेज करने के लिए विभिन्न बायोडिकम्पोजर का उपयोग किया जाता है, जिससे अगली फसल के लिए जो खेत है वो जल्दी तैयार किया जा सकता है। दूसरा जो महत्वपूर्ण तरीका है वो है विभिन्न मशीनरी उपकरणों का प्रयोग। कई प्रकार की मशीनरी फसल अवशेष के प्रबंधन में बहुत महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। किसान तथा किसान समूहों के लिए सरकार के द्वारा ये मशीनरी उचित अनुदान पर, उचित मूल्य पर उपलब्ध कराई जाती हैं। इनमें जो मुख्य मशीनरी हैं वो है हैप्पी सीडर, सुपर एसएमएस, मल्चर, स्टफ कटर, एंड स्प्रेडर, रिवर्सिबल प्लाउ और रोटावेटर। एसएमएस लगी कंबाइन से कटाई करने के बाद हैप्पी सीडर से बुआई की जाती है और जो हमारी पराली यानी जो क्रॉप रेसिड्यू होता है वो छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाता है। इस पराली का भी हम
कई चीजों में उपयोग कर सकते हैं, जैसे जिसमें मुख्य है मशरूम उत्पादन, आपके पशुओं का चारा, तथा इसका उपयोग हम वर्मी कंपोस्ट और नादप कंपोस्ट में भी कर सकते हैं। इसके अलावा आपकी पिछली फसल के ठूंठ खड़े हुए हैं तो उसको बिना नष्ट किए आप अगली फसल को जीरो सीड ड्रिल मशीन से बो सकते हैं, और ऐसा करने से आपकी जो पुरानी फसल के जो अवशेष होते हैं वो बाद में मिट्टी में गल जाते हैं और मिट्टी की उर्वरा क्षमता को बढ़ा देते हैं। ये विभिन्न जो तरीके हैं इनको अपनाकर हम अपने फसल अवशेष से विभिन्न प्रकार के लाभ प्राप्त करने के साथ साथ भूमि की उर्वरा क्षमता को बढ़ा सकते हैं, तथा ऐसा करने से हम वातावरण को स्वच्छ रखने में अपनी बड़ी भागीदारी भी साबित कर सकते हैं। तो मैं आशा करती हूँ कि हमें अब फसल अवशेष जलाने की आवश्यकता नहीं होगी और हम इसका उचित प्रकार से प्रबंधन करके लाभ प्राप्त करेंगे और अपने वातावरण को भी स्वच्छ रखेंगे। मैं दूरदर्शन के माध्यम से अपने किसान भाइयों बहनों को बताना चाहूँगा कि ये जो बिल आए हैं, एक्ट बन के जो केंद्र सरकार ने लागू किए हैं, इससे कृषक भाइयों को दूरगामी लाभ होगा। मंडियाँ जो थी वो पूर्ववत चलती रहेंगी और वो और कम्पिटिटिव हो जाएंगी और बेहतर तरीके से सेवा करेंगी, लेकिन वो किसान भाइयों बहनों के लिए एक विकल्प होगी। और विकल्प होने का ये लाभ होता है जब हमारे पास उपज को बेचने के कई विकल्प होते हैं। मंडी के बाहर भी विकल्प हैं, खाद्य प्रसंस्करण इकाइयाँ भी हो सकती हैं, कोई एक्सपोर्टर्स भी हो सकते हैं, व्यापारी भी हो सकते हैं। जब वो आएंगे तो जब प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी तो उसका लाभ उसको होगा जो चीज़ बेचता है। तो कृषक भाइयों और बहनों को उसमें और बेहतर मूल्य मिलेगा, उसके लिए ये व्यवस्था की गई है। और जहाँ जहाँ ये व्यवस्था हुई है वहाँ पर उसका लाभ कृषक भाइयों को बहुत मिला है। ये जो हमारे एक्ट्स आए हैं, इसके साथ साथ जो कृषि उत्पादन संगठनों को बढ़ाने की इकाई आई है जो नीति, उसमें भी हम चाहेंगे कि आप लोग संगठित होकर अगर एक साथ मिलके जब कोई चीज़ पैदा करेंगे क्लस्टर अप्रोच में, और उसका जो क्वालिटी अच्छी होगी और जब बेचेंगे तो और बेहतर मूल्य मिलेगा, और जो बिचौलिए कम होंगे तो उसका सीधा जो लाभ है किसान भाइयों बहनों को, जो उनके इसके मेंबर्स होते हैं एफपीओस के, उनको मिलेगा। और न्यूनतम समर्थन मूल्य का विकल्प जो है, जो सरकारी खरीद है, वो पूर्ववत चलती रहेगी और मजबूती से चलेगी। जैसा हम लोगों ने कोरोना काल में गेहूं की फसल को खरीदा था, वैसे ही हम आगे धान की, दलहन तिलहन की फसलों को भी न्यूनतम समर्थन मूल्य पे सरकारी एजेंसी खरीदेंगी, जिसके बारे में हम लोग घर के आंगन कर रहे हैं और खरीद आरंभ भी हो गई है जहाँ हमारे देश में। मैं किसान भाइयों बहनों को ये बताना चाहूँगा कि न्यूनतम समर्थन योजना बनाना, ये उसका इन अध्यादेशों से कोई संबंध शुरुआत करने के लिए ये अध्यादेश किसानों की आय दुगनी करने के लिए, उनको बेहतर विकल्प देने के लिए है। आपको हमारी आज की समर्थन मूल्य की जो केंद्र सरकार घोषित करती है, क्यारियों में क्रमशः कौन-कौन सी चल रही है और चलती रहेगी। हम लोगों ने अभी गेहूं की खरीद, रबी की खरीद की बहुत अच्छी ढंग से, इसी प्रकार धान की खरीद भी अब उन्होंने आरम्भ कर दिया। 1 अक्टूबर से 4000 के लगभग धान के क्रय केंद्र हम लोग खोल रहे हैं, जिससे कि किसान भाइयों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पे धान बिकने में कोई कठिनाई ना हो। जिलाधिकारी को अधिकृत किया गया है कि जितने चाहे अधिक क्रय केंद्र खोल सकते हैं। एजेंसी भी बड़ी है और धान की ही नहीं, केवल दलहन तिलहन की भी न्यूनतम समर्थन मूल्य पे खरीद हम लोग आरम्भ करने वाले हैं। और ये जो नीति है उसके हिसाब से हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि जो भी किसान भाई बहन आएंगे उनको ऑनलाइन पोर्टल से पारदर्शी तरीके से हम लोग पंजीकरण करेंगे, और पंजीकरण के बाद डिकम्पोजिशन की जो प्रक्रिया तथा मिट्टी में विभिन्न पोषक तत्वों की जो कमी होती है, जो जीवांश की कमी होती है, वो पूरी होती है। डिकम्पोजिशन की जो चिंता न करें कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पे खरीद नहीं होगी, बिल्कुल होगी, और आप पूरी तरह से इसमें संशयहीन होके आप इसका जो है लाभ उठाएं। नमस्कार। इस सीजन में हम आपको एक महत्वपूर्ण बात बताने जा रहे हैं। रबी सीजन में जो दलहनी फसलें होती हैं, इनमें बीज शोधन की बहुत महत्ता है। बीज शोधन, जैसा कि आप जानते हैं, एक वो क्रिया है जिसमें बीज बोने के पहले उसको शोधित किया जाता है। शोधन के लिए हमारे पास राइजोबियम कल्चर प्रत्येक जनपद में, प्रत्येक राजकीय बीज भंडार पर उपलब्ध है। आप इससे बीज शोधन करें
बीज शोधन का तरीका मैं आपको बता दूं कि एक कल्चर पैकेट ले लें, 10 किलो बीज में 1 लीटर पानी ले लें, आधा किलो गुड़ ले लें और एक कल्चर पैकेट को उसमें घोल करके बीजों में मिला लें और उसको 8 घंटे सूखने दें। इसके बाद उसकी बुआई कर दें। बीज शोधन से बहुत सारी बीमारियां खत्म हो जाती हैं। दूसरा, इसके करने से जड़ों में नोड्यूल्स बहुत बनते हैं और जो हमारे फर्टिलाइजर है, खासतौर से यूरिया, उसकी खपत कम हो जाती है। 25% यूरिया की बचत होती है। इन दलहनी फसलों की जड़ों में नोड्यूल्स बनते हैं। नोड्यूल्स में बैक्टीरिया होते हैं जो हवा से सीधे नाइट्रोजन ले लेते हैं और पौधे को उपलब्ध कराते हैं, तो पौधा स्वस्थ रहता है और उसकी अधिक पैदावार होती है। तो राइजोबियम कल्चर बहुत उपयोगी है। हालांकि बीज शोधन के लिए जो और भी दवाइयां हैं जिनसे बीमारियां नहीं लगती हैं, उनका शोधन भी महत्वपूर्ण है। लेकिन इस वर्ष अभियान के तौर पर आप राइजोबियम कल्चर से अपना बीज जरूर उपचारित करें। मेरा आप लोगों के से यही संदेश है, आप लोगों से अनुरोध है कि इस कार्य को अवश्य करें। ये बहुत सस्ता और बहुत ही प्रभावी कार्य है जिससे हमारे दलहनी फसलों का उत्पादन बढ़ता है। ये क्या हो रहा है? काशवी, इतने कम मार्क्स? काशू, बेटा पढ़ा करो। पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा, मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो। आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब? वो देखो। सिर्फ बैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचाने। पीजीएस ऑर्गेनिक का ये लोग उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कहाँ से लाऊंगी? अच्छा बच्चे हो। जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं। अब कैसी भी आपदा हमारी फसल पे आ जाए, क्षति होने पर हमारे दावों का उचित भुगतान मिलता है, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी किया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।